दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। कार्यक्रम कलम कमाल की छठी कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं विजय शंकर पांडे की कविता कठफोड़वा। उसके बाद हम उनसे आज के हालात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थक हार कर कठफोड़वा को आना ही है उसी पेड़ के छाव तले, ठीक वैसे ही जैसे गिरोही विरोह करते पलक झपकते लौटते हैं अपनी आभासी दुनिया में, कि कहीं अपहृत नींद से जाग न जाए, भ्रम केचुल बदलकर भाग न जाए। वे चाहते हैं कि मनुष्य को इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाए कि वह खुद को भी देखते ही खुदकुशी कर ले। आश्रयहीन निरीह मासूम पर नजर पड़ते ही उनके अंदर बैठा हैवान जाग उठता है। उनकी नज़र पोर्नोग्राफी की जुबां बन जाती है। उन्हें यहाँ हारने में भी जीत का मजा आता है। सुअरों, तुम कभी न आना फेसबुक पर, ट्रोल कर दिए जाओगे। यहाँ हुआ हुआ करते कुत्ते तुम्हें काट खाएंगे। अगर कामयाब नहीं भी हुए तो इतना शेयर कर देंगे कि हर कतरे में मौत भी पनाह मांगती नजर आएगी। सुना नहीं तुमने, ट्वीट करते ही कुत्तों में कोई जेनेटिक बदलाव आया है। झुंड में वे जंगल की तरफ भागे जा रहे हैं। होगे तुम नामवर अपनी दुनिया के। यहाँ तो पार्टी, देश, धर्म, पंथ, जात, कुल, गोत्र और गुट सब एलियन तय करते हैं। लाख जतन कर लो, वे बभनई से बाज नहीं आ सकते। दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात कर रहे हैं हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, मीडिया टिप्पणीकार विजय शंकर पांडे जी से। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम पांडे जी की कविता कठफोड़वा पर चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत ही समसामयिक कविता है। और इसमें इसमें आभासी दुनिया यानी सोशल मीडिया, जो आजकल बहुत ही चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट तक मामले पहुंच गए हैं, कुछ खास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर एक बहुत ही खूबसूरत और समसामयिक कविता है कठफोड़वा। तो पांडे जी, इसी कविता से पहला मेरा ये सवाल है आपसे। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है, एक वाक्य इस्तेमाल किया है, आभासी दुनिया के गिरोही। ये आपने किसे कहा है? आभासी दुनिया के गिरोही आपने किसे कहा है? क्या ये ट्रोल के लिए हिंदी में कोई नया नाम आपने गढ़ा है? देखिए, इस तबके की शिनाख्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। परसाई जी ने अरसा पहले आवारा भीड़ के खतरे के प्रति आगाह किया था। आज अगर गौर कीजिए तो ये तबका पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को तोड़-फोड़ कर रहा है। इस तबके की शिनाख्त कोई मुश्किल काम नहीं है। अरसा पहले परसाई जी ने आवारा भीड़ के प्रति लोगों को आगाह किया था। आज आभासी दुनिया अर्थात सोशल मीडिया का हमारे जनजीवन में हस्तक्षेप बढ़ा है। आज गांव की प्रधानी से लेकर देश के प्रधानी के तक में इस माध्यम की एक अपनी अहम भूमिका है। गौर कीजिए तो कभी विपक्ष सड़कों पर संघर्ष करके चुनाव लड़ता था, 5 साल मशक्कत किया करता था। आज पूरा जोर आईटी सेल और सोशल मीडिया के जरिए जनता को प्रभावित करने पर है। और यह एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आप किसी मुद्दे की बात कीजिए तो आपको उल-जलूल बातें करके डाइवर्ट कर दिया जाता है। और यह क्लास, जो भी अपने जितनी राजनीतिक दल हैं, अपने धनबल और जनबल के मुताबिक आज इस माध्यम का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। एक और मैं आपकी ही पंक्ति को उठाना चाहूंगा कि मनुष्य का इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाए। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? किस खतरे से समाज को आगाह कर रहे हैं? कैसे तथा क्यों पैदा हो गया है ये खतरा? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। अभी हाल ही में एक विज्ञापन आया है जिसमें यूपी के विकास की बात की जा रही है। तस्वीरें कलकत्ता की दिखाई जा रही है। ये है परसेप्शन की राजनीति। एक और सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में है जिसमें अमेरिका की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं।
परसेप्शन की राजनीति मतलब धारणा और छवि की राजनीति, या फिर ठेठ गवई भाषा में कहिए तो हवा बनाना। सोशल मीडिया भी इसका एक कल पुर्जा या औजार मात्र बनकर रह गया है। राजनीति एक परसेप्शन यह भी है कि हिडन एजेंडा के तहत शब्दों के मूल अर्थ को छुपाकर निहितार्थ और भावार्थ को एक खास सांचे में फीट कर परोस देती है। ऐसे ब्रांडिंग की जाती है कि धीरे धीरे लोग बाग वही देखते, सुनते या समझते हैं जो उन्हें दिखाया, सुनाया या समझाया जा रहा है। एक थोड़ा सा और सवाल मैं करना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि यह आभासी दुनिया अब राजनीति का एक बड़ा हथियार बन गई है, और इसका कटफोड़वा कौन है जो धीरे धीरे खोखला कर रहा है सिस्टम को ही? जॉर्ज ऑरवेल ने 1948 में एक किताब लिखी थी, 1984। जी 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 जी। जाहिर है जॉर्ज ऑरवेल को उस वक्त ही पता था कि आने वाला वक्त बिग ब्रदर का है। पेगासस जैसे प्रकरण को लेकर के पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। अब भी आपको इसकी शिनाख्त करने में कोई दिक्कत है? आप एक बात बताइए, आप अपनी मर्जी से कौन सा काम करते हैं? सुबह उठकर कौन से टूथब्रश से आपको ब्रश करना है या पेस्ट कौन सा इस्तेमाल करना है? रात को सोते वक्त कौन सा मॉस्किटो कॉइल जला के सोना है? पत्नी को अगर प्यार करते हैं तो किस कुकर में खाना पकवाना है? ये सारी बातें तो आपको रटा दी जा रही हैं। सोशल मीडिया भी इसी तरह से अपने एजेंडे को आपके लोगों के दिमाग में फीड कर रहा है। आपने एक और बात कही है कि पार्टी, देश, धर्म, पंथ सब एलियन तय करते हैं। ये एलियन कौन है? क्या कोई बाहरी हाथ है? आप क्या कहना चाहते हैं कि सब के पीछे कोई बाहरी हाथ भी है? जिस ढंग से पूरी दुनिया की व्यवस्था जो है पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है, आपके यहाँ आपकी जीडीपी गिरती जा रही है और एक खास तबके की आय जो है वो बढ़ती जा रही है। इससे मुट्ठी क्या भर लोग। अगर हम कहें कि व्यवसाय ही बढ़ रहा है तो हम अपने बनारस के विशेषरगंज मंडी के जो छोटे व्यवसायी हैं उनकी बात कीजिए तो रोना रोते रहेंगे। जी। और हमें जो परोसा जा रहा है वो चाहे मेन स्ट्रीम का मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वो एक सपनों की दुनिया दिखा रहा है। जी जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो परचेजिंग पावर है, जो ग्राउंड लेवल पर, जो जमीनी स्तर पर परचेजिंग पावर है, वो करीब करीब खत्म हो चुकी है, और इसी वजह से बाजार में जो छोटे व्यापारी हैं वो संकट में है, क्योंकि आम आदमी भी घर से चीजें नजदीक के बाजार में खरीदने के लिए निकलता है। जो निकलता है वो गरीब आदमी है, जो रोज दिहाड़ी करता था, उसे रोज ही आटा, चावल, गेहूं या तेल, पानी खरीदना होता था। और अब स्थिति ये आ गई है कि कोरोना काल में बहुत से काम बंद हुए, तो सबसे ज्यादा मार उन्हीं लोगों पर पड़ी है, और इस वजह से छोटा व्यापारी भी उसके दायरे में आ गया, क्योंकि वो उसी से खरीदने आते थे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो छोटे मैं यहाँ जी 3 बाजारों के बीच में हूँ। स्थिति ये है कि लोग बाग अपने अपने छोटे मोटे वाहनों पे फर्नीचर, बर्तन तक लाद के मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं। जाहिर सी बात है कस्टमर दुकान तक नहीं पहुंच रहा है, तभी न ये नौबत आई है। सब्जी वगैरह छोटे मोटे हॉकर बेचे तो समझ में आता है, लेकिन फर्नीचर लेकर के सड़कों पे लोग तंबू तान के बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों की बाइंग कैपेसिटी काफी हद तक गिर चुकी है। बिल्कुल, लोगों के पास पैसा होगा तो वो दुकान तक आते, और जब पैसा ही नहीं है तो हो सकता है कि गलियों में घूमकर भी बेचारे अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो। देखिए, धन कुबेरों के पास पैसा होता है, वो उसका उपयोग दूसरी तरफ होता है। जो मिडिल क्लास का पैसा है वही यहाँ की अर्थव्यवस्था को संचालित करता है। धन कुबेरों का पैसा तो कई गुना बढ़ रहा है। शेयर बाजार रोज ऊपर जाता है और रोज नीचे आता है। जो लोग इस चक्कर में फंसते हैं कि आज ये ऊपर जा रहा है, कल को वो नीचे भी आता है, और जिन्हें कमाना है वो अपने तरीके से उसमें से कमा रहे हैं।
हाँ, तो और दूसरे लोगों के इन्वेस्टमेंट का जरिया भी अब शेयर बाजार ही तो बचा है, क्योंकि अविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग कहाँ जाएं, अपने पैसे को जो थोड़ा बहुत है उसको इन्वेस्ट कहाँ करें, यह भी एक समस्या है। तो क्या देश के भीतर ही सब गड़बड़ हो रही है या कुछ बाहरी शक्तियां हैं या धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बहकाकर कोई और ही खेल खेला जा रहा है? ये बताइए, धर्म की बातें तो बहुत की जाती हैं, धर्म पे चलते कितने लोग हैं? देखिए, एजेंडे के तहत लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है और ये सारा खेल चुनाव के लिए है, अगर गौर कीजिए तो। यूपी चुनाव आने वाले हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं। आप किसी भी चुनाव, इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं तो चुनाव होगा ही। आप हाँ, गौर कीजिए, बंगाल का ही जो चुनाव बीता है, उतने दिन जी, तक कोरोना वहां आतंकित नहीं करता रहा, हालात भयावह जी, हो गए थे चुनाव के जी, बाद। जी, तो अब यूपी का चुनाव आने वाला है, तो जी, जाहिर सी बात है उसके हिसाब से अभी आप देखिएगा, आपके पास व्हाट्सएप पे मैं खुद खोलता नहीं हूँ, इतने लोग जी, जोड़ के किसी भी न्यूज ग्रुप अपनी मर्जी से जो मर्जी हो रही है उस पे थोपे जा रहे हैं। जी, और और उसको आम हम और आप तो किसी खबर को तस्दीक करते हैं कि ये सही है या नहीं, लेकिन जी, आम जनता जो गांव में रहती है वो तो जो जी, देखेगी उसको मान लेगी। और हाँ। आपका वो तबका ज़्यादा है संख्या में, संख्या बल में, वो तबका, उस तबके को जो दिखाया जाएगा वही स्वीकार लेगा। निरही और मासूम पर नजर पड़ते ही उनके अंदर बैठा हैवान जाग उठता है। आप कविता में किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या समाज की संवेदनाएं मर रही हैं? उसकी भूख ने उसे निष्ठुर बना दिया है? जी, अभी सरला माहेश्वरी जी की एक कविता मैं पढ़ रहा था, सोशल जी, मीडिया फेसबुक पर ही। जी, उसमें 2-3 तस्वीरें शेयर की गई थी। एक जी, तस्वीर है कि उड़ीसा की एक दलित जात का व्यक्ति अपने किसी परिजन के शव का दाह संस्कार करने ले जाना चाहता था। आसपास के लोगों ने उसकी कोई मदद नहीं की। आखिर थक हार कर वह साइकिल पर ले गया, अकेले। जी, 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 लोग कहते हैं कि और कहीं हो या ना हो, मैयत में सौदा करने के लिए लोग ऐसे ही किसी की मदद के लिए जुट जाते थे इसी देश में। जी, आज की स्थिति ये है। जी, इसके अलावा भीड़ के हाथों पिटने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है। जी, अब पहले लोग सन्नाटे में से गुजरने में हिचकते थे कि वहाँ सन्नाटा है, रात हो गई है, दूर दराज के गाँव में खतरा है, इस बेला जाना ठीक नहीं रहेगा, जब लोग बाग रहें तो हम जाएं। अब की जी, स्थिति यह है कि भीड़ से ही खतरा हो गया है, तो भीड़ स्थितियां से ही बदली खत्म हैं हो गया। और ये हमारे संवेदनहीन होने का ही परिचायक है। कोरोना ने तो हालात और बिगाड़ दिए हैं। इसी बनारस में एक बेटा आके दरवाजे पे गिड़गिड़ाता रहा, माँ ने दरवाजा नहीं खोला, वो पैदल आया था। और दिल्ली से एक खबर आ रही थी, मध्य प्रदेश से, कि एक सज्जन अपने पिता का दाह संस्कार इस डर से नहीं कर रहे हैं कि वो कोरोना पेशेंट थे, लास्ट में किसी अफसर ने उनकी सारी औपचारिकताएं पूरी की। तो ये हमारे संवेदनहीन होने का इससे पुख्ता प्रमाण और क्या हो सकता है? जी, तो एक बहुत ही खूबसूरत चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। और विजय शंकर पांडे जी, फिर मिलते हैं हम किसी कार्यक्रम में आपकी किसी नई कविता के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।